नमस्कार। सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज की आधुनिक और अनियमित जीवन शैली के कारण दिनों दिन वेरिकोज वेन्स की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है और इस मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अगर आप वेरिकोज वेन्स का इलाज सही समय पर न कराएं तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि वेरिकोज वेन्स क्या होती है, क्यों इससे हम पीड़ित होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और क्या इसके सही समय पर अगर हम जांच करवा लेते हैं तो इससे हमें आराम हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं NHMMI हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रशांत गजानन पोटे, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। डॉक्टर प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर प्रशांत, अगर सबसे पहले मैं वेरिकोज जो वेन्स हैं इसके बारे में मैं जानना चाहूँ कि ये है क्या वास्तव में, क्या ये हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है? मुझे लगता है इसके बारे में विस्तार से शुरुआत में आप जानकारी दें। बिल्कुल। वेरिकोज वेन ऐसी बीमारी है जो सिर्फ पैरों में होती है। पैरों में जो वेन्स रहती है नॉर्मली अपने को दिखती नहीं है सुपरफिशियली। जब वे वेन्स मोटी हो जाती है तो ये काफ़ी स्किन में से मोटी मोटी वेन्स दिखेगी या फिर जो स्किन में सुपरफिशियल पार्ट में से जाली जैसे अपने को नीले नीले एरिया दिखेगा। इसी को वेरिकोज वेन कहते हैं। ये जो मोटी वेन्स होती है वो आगे जाके काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो शायद ये रप्चर भी हो सकती है, फट सकती है। फटने से खून बहता है और खून जब बहता है तो वो काफ़ी रुकने में काफ़ी दिक्कत आती है। आगे जाके इसमें छाला भी बन सकता है। ये सब वेरिकोज वेन के लक्षण हैं। जी डॉक्टर प्रशांत, ये जो तस्वीरों में भी हमने देखा और ज़्यादातर लोगों को हमने देखा है कि पैरों में या हाथों में जो नसें होती हैं सबकी अलग अलग तरीके की होती हैं। कई बार हमने देखा कि किसी के हाथ पैर में जो नसें होती हैं वो स्वाभाविक तौर पर फूली हुई रहती हैं, शरीर से त्वचा से उठी रहती हैं, ग्रीन कलर की या पर्पल कलर की या रेड कलर की, ऐसे अलग अलग देखने को मिलती है। तो क्या ये वेरिकोज वेन्स है या सामान्य है? इसकी जानकारी हमें कैसे लगती है, कैसे पहचानेंगे हम इसको? वेरिकोज वेन की बीमारी में जैसे आप शाम में बहुत देर तक काम करते हैं तो शाम में पैरों में दर्द होने लगता है। ये एक वेरिकोज वेन का लक्षण हो सकता है। सिर्फ स्किन पे वेन्स दिखना वेरिकोज वेन नहीं होगा, उसके साथ साथ कुछ तकलीफ होनी चाहिए। और तकलीफ का स्वरूप सिर्फ पेन हो सकता है, मसल में पेन हो सकता है या फिर स्किन का कलर चेंज होना हो सकता है। अगर सिर्फ सामान्य रूप से आपको वेन्स दिख रही है हाथ में या पैरों में तो ज़रूरी नहीं कि वो वेरिकोज वेन हो। उसको आपको अगर ऐसा डाउट है कि हो सकता है क्या, तो आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए या कुछ डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन करा के इसका आपको आंसर मिल सकता है। जी ये जो तकलीफ है डॉक्टर साहब, ये जानना मैं चाह रही थी कि क्या इसके लिए कोई एज होती है कि पर्टिकुलर, जैसे कुछ बीमारियों के लिए हमने देखा है कि पर्टिकुलर एक एज के बाद होती है, तो क्या ये वेरिकोज वेन की समस्याएं एक उम्र के बाद लोगों में डायग्नोस होती है या समझ में आता है या कभी भी हो सकती है? ज़्यादातर वेरिकोज वेन की समस्याएं 40 साल की उम्र के बाद पता चलती है। बट ऐसा नहीं है कि कभी कभी 20-15 साल में भी पेशेंट को वेरिकोज वेन आ सकता है। तो इसके लिए अगर पहले यंग एज में अगर पेशेंट को वेरिकोज वेन होता है तो ऐसे पेशेंट में कभी कभी फैमिली हिस्ट्री भी होता है, मतलब घर में और किसी को हो, तो ऐसे केसेस में काफ़ी जल्दी हो सकता है वेरिकोज वेन। लेकिन हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में पाया जाता है कि 40 या 50 की उम्र में ही केसेस डायग्नोस्ड होते हैं। ठीक है। एक जो जवाब देते हुए आपने पूछा कि कई बीमारी ऐसी होती है डॉक्टर साहब जो अगर आपके पूर्वजों को है या आपके माता पिता को है तो वो आपको मिलती ही है, क्या उस तरीके की ही ये तकलीफ है? फैमिली हिस्ट्री में थोड़ा इसमें रिलेवेंस तो है कि होने का रिस्क अपने को ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि आपके अगर माता पिता या फैमिली में किसी को है तो ज़रूरी नहीं कि आपको होगा ही, बट इसका रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आप अगर आपको इस समस्या में लगता है कि मेरे घर में किसी को है
और आपको भी वैसे तकलीफ 5 साल बाद 10 साल बाद अगर लगती है कि ऐसी तकलीफ हो सकती है, तो आप एक बार इन्वेस्टिगेशन करा के या डॉक्टर से परामर्श करा के इस समस्या का समाधान ले सकते हैं। जी डॉक्टर प्रशांत, इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँ कि जो डायबिटीज़ है, क्या डायबिटीज़ या दूसरी बीमारियों की वजह से भी वेरिकोज जो वेन्स हैं इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? डायरेक्टली अगर डायबिटीज़ और वेरिकोज वेन का ऐसे संबंध नहीं है कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसको वेरिकोज वेन हो जाएगा, बट डायबिटीज़ और वेरिकोज वेन का इम्पोर्टेंस समझना काफ़ी ज़रूरी है। वेरिकोज वेन इनिशियल स्टेज में सिर्फ बड़ी मोटी मोटी वेन्स दिखती हैं, लेकिन आगे जाके उसमें वो जब अल्सर बन जाएगा, छाला बन जाएगा, तब काफ़ी दिक्कत आ सकती है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में। वेरिकोज वेन ऐसे ही हील होने में काफ़ी टाइम लेता है, और वही अगर डायबिटीज़ पेशेंट है तो वो हीलिंग टाइम काफ़ी बढ़ जाता है, शायद वो 2 या 3 महीना ले या उससे ज़्यादा भी ले। उसी टाइम डायबिटिक पेशेंट में इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से डायबिटिक पेशेंट में ये अर्ली डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट करना, ताकि वो अल्सर के स्टेज पे ना पहुंचे और उससे पहले उसका इलाज किया जा सके, ठीक है, इसलिए काफी इम्पोर्टेंट है। इसके इलाज वाले पार्ट पर तो हम चर्चा करेंगे। शुरुआती जानकारी मैं आज आपसे इसलिए ले रही हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि वेरिकोज वेन्स जो होती है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, इसी के साथ वो जिए चले जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर साहब ये कि ये जो वेन्स की प्रॉब्लम है, क्या दोनों ही पैरों में एक साथ शुरू होती है? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब हम खड़े होते हैं, हमारा जो स्टैंडिंग हैबिट्स होती है उसमें हम किसी एक पैर पर ही ज़्यादा वेट देकर कंफर्टेबल होते हैं, तो क्या ऐसे में उस पैर के अलावा दोनों पैरों में एक साथ हो सकती है? ये जो बीमारी है मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं लोगों को होती है जिनका वर्किंग पैटर्न है ज़्यादा देर खड़े रहना। जैसे कोई होटल में काम करने वाले लोग हैं, कोई शिक्षक हैं, इवन जो डॉक्टर्स लोग हैं जो ज़्यादा देर ऑपरेट करते हैं, या जिनका मार्केटिंग का बिजनेस है, जो घूम फिर के काम करते हैं, जिनका मतलब ज़्यादा देर खड़े रहने का जो भी काम है, तो उनमें होता है। तो ये बीमारी चालू तो दोनों पैर में एक साथ होती है, बट अपने को दिखता है कि एक पैर में ज़्यादा है या एक पैर में अपने को नसें मोटी दिख रही है, तो साथ साथ उसी टाइम पे वो दूसरे पैर में भी हो सकती है, बट इतना ही है कि वो अभी उसमें ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं है। एक पैर पहले प्रेजेंट कर रहा है, एक पैर में बीमारी थोड़े देर बाद या कुछ सालों बाद दिखेगी। तो बीमारी तो दोनों पैर में हो सकती है एक ही टाइम पे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो कारण आपने बताया कि किन कारणों से वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि हर बीमारी का अपना एक सिम्टम होता है, चूंकि वेरिकोज वेन है जो आसानी से हमें देखने को मिलती है, तो क्या कई बार शुरुआती लक्षण अगर हमको शुरुआत में ही ये पता चल जाए कि हमको ये प्रॉब्लम शुरू होने वाली है, तो क्या इसकी गंभीरता से हम बच सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आपको वेरिकोज वेन डेवलप हो रहा है, या स्किन में मोटी वेन्स दिख रही है, या कुछ जाली जैसा नीली नीली वेन्स दिख रही है, तो एक बेहतरीन सिंपल सा इलाज होता है इसके लिए कि आप स्टॉकिंग पहनना चालू करिए। स्टॉकिंग एक ग्रेडेड कॉम्प्रेशन मोजे की तरह ही रहता है, लेकिन वो थोड़ा नी के ऊपर तक रहता है, मतलब एंकल से नी के ऊपर तक। तो उससे क्या हो जाता है कि आपको कंफर्ट भी महसूस होगा, और जो वेन्स मोटी हो रही है उसमें कॉम्प्रेशन रहेगा पूरे टाइम। जब आप दिन में 10-12 घंटे अगर उसको पहन रहे हैं वर्किंग आवर्स में, तो आपको हेल्प करेगा ताकि वो वेरिकोज वेन का डिसीज़ आगे प्रोग्रेस ना हो, उस तरह तक नहीं जाए कि आगे जाके उसमें अल्सर बन जाए, आपकी स्किन डार्क होने लगे, ब्राउन होने लगे। तो ये सब चीज़ों से अपन बचा जा सकता है इनिशियल स्टेज में, अगर आप उसमें स्टॉकिंग से काम चलाएं। बिल्कुल। लगातार आप इससे जुड़े बीमारियों को देख रहे हैं डॉक्टर साहब, किस तरीके की समस्याओं को लेकर सबसे पहले लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, आपसे मिलते हैं? कौन सी कॉमन चीज़ें आपने देखी अब तक? मोस्ट कॉमनली पेशेंट आते हैं मेरे पास, तो कुछ रहता है कि उनके पास कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होती है, कि वही जो होता है कि पैर में मोटी मोटी नसें दिख रही है, वो अच्छी नहीं दिख रही है, ये इशू रहता है। उनको तब तक पता नहीं रहता कि ये वेरिकोज वेन की बीमारी है, बट स्किन पे कुछ तो भी दिख रहा है जो अगली है, मतलब उनको इससे छुटकारा पाना है। ये एक तरह के पेशेंट रहते हैं। दूसरे पेशेंट रहते हैं कि जिनको एक पैर में कोई छाला बन गया है जो बहुत दिनों से हील नहीं हो रहा है, 2-3 डॉक्टर के पास जाके आ जाते हैं, फिर पता चलता है कि ये वेरिकोज वेन का बीमारी है, कोई डॉक्टर बताता है, तब हमारे पास रेफ़र होके आते हैं, क्योंकि उनके डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसमें कुछ दवाई या गोली से ठीक होता नहीं है। उसके लिए जो ट्रीटमेंट पार्ट रहता है वो इंटरवेंशनली पार्ट होता है।
तो मेनली पेशेंट दो चीज़ों से आता है, एक तो कॉस्मेटिक्स होता है या तो फिर एक किसमें अल्सर बन रहा है जो हील नहीं हो रहा है। तीसरा एक होता है कि अगर किसी की स्किन काली पड़ने लगती है, किसी को फिर इशू आता है कि खुजली हो रही है, स्किन काली पड़ रही है, पैर में काफ़ी थकावट आ रही है, तो ये सब पेशेंट भी आते हैं। डॉक्टर साहब, अब मुझे लगता है कि इसकी गंभीरता पर भी हमें चर्चा करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने भी देखा है कि अगर इस तरीके की शुरुआती प्रॉब्लम होती है तो वो घर पे ही सिकाई करना, गर्म पानी करना, इस तरीके की चीज़ों से उपचार कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि ये आगे चलकर गंभीर हो सकती है? इसकी गंभीरता बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि गंभीरता को ले जानने के बाद आदमी थोड़ा सा जागरूक होता है। इसकी गंभीरता समझने के लिए अपने को ये समझना पड़ेगा कि जितना ये डिसीज़ आगे बढ़ता है उसका जो सक्सेस, ऑपरेशन के बाद सक्सेस होने का चांस होता है थोड़ा कम हो जाता है। अगर वही आप मिडल स्टेज में अगर ये ऑपरेट कराते हैं तो इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं। आपको उन तकलीफ़ों से गुजरना नहीं पड़ता कि अगर अल्सर हो गया, अल्सर हीलिंग में टाइम लग रहा है, 2-3 महीना आपके पैर में जख्म है, तो आपका बाकी लाइफस्टाइल भी इससे अफेक्टेड होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी बात वहाँ तक ना पहुँचे, आप इनिशियल स्टेज में ही इसको पकड़ लें, इनिशियल स्टेज में इसकी जांच कराएं, और अगर पॉसिबल है इसका इलाज कराने के स्टेज में तो इलाज करा सकते हैं, या फिर नहीं है तो फिर अब स्टॉकिंग से ही इससे आपकी लाइफस्टाइल की क्वालिटी इंप्रूव होने में काफ़ी मदद होती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा, मुझे लगता है कि अगर हमें इस तरीके की प्रॉब्लम है तो हमें किस एक्सपर्ट को दिखाना है? क्या हम हड्डी विशेषज्ञ के पास जाएंगे? क्या हम न्यूरो फिजिशियन के पास जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? शायद कुछ लोगों को यही नहीं पता होता है, उस वजह से भी मुझे लगता है डिले हो जाता है ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो बीमारी है इसकी अगर आप जांच करना, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं है। शायद अगर ये आप सेशन देखने के बाद भी लोगों को समझने आ जाएगा कि हाँ मेरे पैर में भी ये बीमारी है, तो इसके लिए सिंपल सा इलाज होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड आपको कई जगह पे मिल जाएगा, जहाँ पे भी सीटी, एमआरआई, एक्सरे होते हैं वहाँ पे भी सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध होती है, वहाँ जाके आप करा सकते हैं। उस टेस्ट में ये डायग्नोसिस हो जाएगा कि ये वेरिकोज वेन है, उसका सिग्निफिकेंस कितना है, तो आपको डायग्नोस हो जाएगा जी। तो उसी हिसाब से फिर आप इसका ट्रीटमेंट पार्ट करने जो एक्सपर्ट रहते हैं, जैसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है जो हम ट्रीट करते हैं, इसलिए तो ये आप आगे जाके जो ट्रीटमेंट का पार्ट है, मतलब ट्रीटमेंट कराने के स्टेज में है या हम इसको मेडिकली मैनेज कर सकते हैं, ये जो पार्ट है एक एक्सपर्ट ही आपको गाइड कर सकते हैं जी। चलिए, इससे जुड़ी कुछ और भी चर्चा मैं डॉक्टर साहब आपसे करूंगी कि जब इसका ट्रीटमेंट होता है तो वो कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट होने के बाद ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। बहुत सारी ऐसी जानकारी हम आज आपसे लेंगे। अगर आपके पैरों की नसें फूल रही हैं, उसमें रंग बदल रहा है, उसमें गठाने पड़ रही हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बीमारी भी है। डॉक्टर प्रशांत से हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर प्रशांत, अगर ये नसें फूलती जा रही हैं और हम डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या इनमें गठाने पड़ सकती हैं? क्या ये फट सकती हैं? क्या इसमें अल्सर जैसा या छाले जैसा कोई गंभीर रोग भी हो सकता है? सीरियस बात ये डिसीज़ की यही है कि अगर ये मोटी हो जाती है, उसमें अगर छोटी सी भी चोट लग जाती है, चलते फिरते आप अगर कहीं पे चोट लग गई तो उसमें से ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगा, खून बहना चालू हो जाएगा, और इस वेन में मोटा होने के कारण प्रेशर ज़्यादा होता है तो ब्लीडिंग रुक नहीं पाता है। आगे जाके ये इसमें ज़ख्म हो सकता है जिसमें अल्सर बन जाएगा। अल्सर के साथ साथ फिर इन्फेक्शन का भी रिस्क रहता है। वेन में प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये अल्सर जल्दी भरता नहीं है, यूजुअली 2 या 3 महीना भी इसको टाइम लग सकता है। तो ये चीज़ों से ये अपनी लाइफस्टाइल में काफ़ी प्रॉब्लम आता है, आदमी इससे काफ़ी परेशान रहता है जी। और अब इसके इलाज पर चर्चा करें डॉक्टर साहब। इसका जब पेशेंट आपके पास प्रॉब्लम लेकर पहुंचते हैं तो इसका जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट होता है वो किस तरीके से होता है, और क्या ये पूरी तरीके से क्योर हो सकता है? इसका 2 इसमें जवाब दूंगा मैं। पहले ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट इसका जो पहले सर्जिकल इलाज होता था, सर्जरी में बोलते थे उसको, स्ट्रिपिंग करके एक सर्जरी होती है जिसमें काफ़ी जगह पे चीरा देके वेन को पूरी तरह निकाल दिया जाता था। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है कि जो भी हम लोग जो करते हैं
उनको बोलते हैं मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स। एक पिन होल जैसे आप ब्लड सैंपल देते हो उस तरह से ही वेन को पंक्चर किया जाता है और उसी में से एक शीट डाल के आइदर आप लेज़र फाइबर या RFA फाइबर करके एक डिवाइस जो आता है वायर की तरह रहता है ये, वो डाल के उसमें वेन में एब्लेशन किया जाता है। इससे जो वेरिकोज वेन, जो डैमेज्ड वेन है, धीरे धीरे फाइब्रोज्ड हो जाती है और आगे जाके वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। पहले तो हम अल्ट्रासाउंड पे उसको एनालाइज करते हैं कि कितनी वेन डैमेज्ड है, एक वेन है, 2 वेन है या बॉडी में और उससे ज़्यादा है। उसी तरह से उसका फिर आप इलाज प्लान करते हैं प्रोसीजर, फिर उतनी जो भी डैमेज्ड वेन्स है सबको एब्लेट करके हम करते हैं जी। इसमें जो मेन जो इसमें ये गोल्ड स्टैंडर्ड अभी ट्रीटमेंट आई है जी, बोलें इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अभी है एंडोवेनस लेज़र एब्लेशन और एंडोवेनस RFA एब्लेशन। दोनों का टेक्निक सेम है, सिर्फ जो मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी डिलीवरी है वो सेम डिफरेंट होता है। दोनों प्रोसीजर में कहीं पे टाका नहीं लगता है। पूरी प्रोसीजर डे केयर में होती है। पेशेंट सुबह आके एडमिट होता है और शाम के टाइम डिस्चार्ज होता है। तो पेशेंट चल के आता है और जाता भी चल के ही है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि इसमें एनेस्थीसिया का रिक्वायरमेंट काफ़ी जी, यही मैं पूछ रही थी कि सर्जरी वाला जो पार्ट है उसमें एनेस्थीसिया वाला जो पार्ट है, और क्या सर्जरी जब वेरिकोज वेन्स की होती है तो क्या ये दूसरी जगह पर नहीं हो सकता, इसको लेकर भी थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल। तो इसमें एनेस्थीसिया जो होता है कि रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं, तो फीमोरल ब्लॉक करके होता है। जो पैर में ऑपरेशन करना है सिर्फ उसी पार्ट सुन करके हम कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट का पेन टॉलरेंस बहुत ही कम है, पेन नहीं सहन कर पाते हैं, तो उसके लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। स्पाइनल में क्या होता है, कमर में एनेस्थीसिया देके नीचे का पार्ट सुन करते हैं। पूरे प्रोसीजर में पेशेंट होश में रहता है, बात कर सकता है, आपसे इंटरेक्ट कर सकता है और इसका कॉम्प्लिकेशन, एनेस्थीसिया रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन रहता है वो बहुत कम रहता है। इसीलिए पेशेंट जब अपन रीजनल ब्लॉक में करते हैं, फीमोरल ब्लॉक में, तो पेशेंट चल के ही जा सकता है ऑपरेशन होते ही इमीडिएटली बाद, और 2-3 घंटे में हम पेशेंट को मोबिलाइज करते हैं ताकि वो अपना बाकी का एक्टिविटीज़ खुद कर सके हैं। डॉक्टर साहब, एक बार ऑपरेशन हो जाने के बाद प्रिकॉशन किस तरीके से लेना पड़ता है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो चल के भी जा सकते हैं, तो ऐसे में फिर उनको सावधानी रखने की क्या ज़रूरत होती है, और क्या बहुत ज़्यादा मोटापा भी एक कारण हो सकता है इसका? इमीडिएटली ऑपरेशन ये जो प्रोसीजर होने के बाद हम पेशेंट को स्टॉकिंग पहनाते हैं, क्योंकि स्टॉकिंग भी एक पार्ट है प्रोसीजर का, एक अलग से कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं है। हम जब स्टॉकिंग पहनाते हैं तो कम से कम 2 दिन के लिए पेशेंट को कंटिन्यू स्टॉकिंग पहनना पड़ता है, और उसके बाद लगभग 3 से 4 महीना तक हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट दिन में कम से कम 8 घंटा तो भी स्टॉकिंग पहने जब वो बाहर काम के लिए जा रहा है, अपना रूटीन एक्टिविटी कर रहा है। उसके बाद ही अगर पेशेंट अपना स्टॉकिंग छोड़ सकते हैं जी। कोई प्रिकॉशन लेना काफ़ी ज़रूरी है जी। चूँकि अब समय खत्म हो रहा है डॉक्टर साहब, क्या कोई मैसेज देना चाहें इस वक्त आप हमारे दर्शकों को? ये देखिए, ये तो वेरिकोज वेन काफ़ी आम बीमारी है। आप अगर देखोगे तो आपके फैमिली में या घर के आजू बाजू किसी को होना कुछ आम बात है, बट इतनी ये सीरियस बीमारी भी नहीं है ताकि आप उसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आप उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करते हैं और अपन डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो अगर आपको पास पता चलेगा कि ये बीमारी में आप स्टॉकिंग लेके आप काफ़ी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं लाइफ का, या फिर जो आगे की उनके कॉम्प्लिकेशन है जैसे अल्सर बनना या फिर स्किन ड्राई होना, वहाँ पे छाला बनना, ये सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आज आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ हेल्थ गुरु में आज बस इतना ही। नमस्कार।